तो बात करेंगे दतिया के दंगल की और बता दें आपको कि दतिया उपचुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है, यानी कि मतदाता अपने घरों से बाहर निकलने लगे हैं। सुबह से ही लाइन में लगे हैं, कतारबद्ध हैं तमाम मतदाता और आज अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुनने के लिए वो वोट डाल रहे हैं। 290 मतदान केंद्रों में 233 केंद्र क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। साथ ही 28 मतदान केंद्र अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने मुकाबला यहां पर कड़ा है, लेकिन ताजा अपडेट यह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी वोट डाल दिया है। तो देखिए, शाम 6 बजे तक आज वोट डाले जाएंगे। 3 अगस्त को उपचुनाव का रिजल्ट आएगा, लेकिन आज कई प्रमुख मुद्दों को लेकर के जनता अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। मतदाताओं से लगातार ये अपील की जा रही है कि पहले मतदान कीजिए, उसके बाद जलपान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, तमाम सीनियर लीडर्स ने भी जनता से अपील यही की है कि दतिया विधानसभा क्षेत्र के हर एक मतदाता को सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले मतदान कीजिए, उसके बाद जलपान कीजिए। तो देखिए, कई सारे मुद्दे हैं। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, लेकिन दामोदर सिंह यादव की अगर हम बात करें, आजाद समाज पार्टी, तो उन्होंने इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश जरूर की है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर, सीधी टक्कर आज देखी जा रही है। बीजेपी कैंडिडेट आशुतोष तिवारी, जिन्होंने दावा किया है कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो ही जीतने वाले हैं, तो घनश्याम सिंह ने भी जीत का दावा किया है। मतदाताओं में भारी उत्साह है। सभी लोग विकास के लिए, सुशासन के लिए, दतिया के समग्र विकास के लिए और भयमुक्त होकर के सभी मतदान कर रहे हैं। सुशासन के लिए, दतिया में विकास के लिए, भविष्य में युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर मिलें, इसके लिए सभी लोग कमल के फूल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। भाजपा की सरकार के साथ में सभी लोग हैं। 100% आश्वस्त हूँ। बहुत अच्छी ऐतिहासिक जीत होने वाली है, रिकॉर्ड टूटने वाला है दतिया विधानसभा। मतदाताओं से अपील है कि भारी संख्या में उपस्थित हों, वोट डालें और कांग्रेस को वोट दें। ऐतिहासिक जीत हमें दिलाएं। भाजपा की जो अहंकारी सरकार है, उसके अहंकार को तोड़ें। तो घनश्याम सिंह को आपने सुना, वोट उन्होंने डाल दिया है। आपको बता दें कि 3 बार ये जीत हासिल कर चुके हैं। विधायक के तौर पर इन्होंने जीत हासिल की, लेकिन 3 बार हार का सामना भी इन्हें करना पड़ा और एक बार फिर से अपनी जीत का दावा करते हुए पूर्णतः आश्वस्त नजर आए हैं। ये दावा किया जा रहा है कि इस बार कम से कम 25,000 वोटों का अंतर होगा और जीत कांग्रेस पार्टी ही दर्ज करने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से भी यही दावा किया जा रहा है। आशुतोष तिवारी भी जीत का दावा कर रहे हैं। 4 तस्वीरें दतिया के दंगल की। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। घनश्याम तिवारी ने थोड़ी देर पहले वोट डाला। इसी के साथ ही वोटर्स में बताया जा रहा है कि उत्साह है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में 291 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। हालांकि दतिया का ये दंगल, ये उपचुनाव 2023 में राजेंद्र भारती ने चुनाव लड़ा, लेकिन जो घटनाक्रम उनके साथ घटित हुआ है, उनकी जो सदस्यता है वो अयोग्य घोषित हो गई। उसके बाद यहां पर उपचुनाव हुआ और इस बार बीजेपी ने आशुतोष तिवारी और कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा। ताजा अपडेट लेंगे, हमारे साथ उमेश पाराशर इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। उमेश, क्या तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं? क्या वोटिंग परसेंटेज थोड़ी देर में सामने आएगा? और अभी ये भी जानकारी दीजिए, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी तो वोट डालने के लिए पहुंच गए हैं, बीजेपी प्रत्याशी किस बूथ पर पहुंचने वाले हैं, उनको लेकर क्या अपडेट? देखिए, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह, उन्होंने मार्केटिंग सोसाइटी और ये जो मतदान क्रमांक 184 है, उसमें कुछ ही देर पहले जो है यहाँ से अपना मत का अधिकार किया और विक्ट्री का निशान दिखाकर जो है जीत का लोगों को भरोसा जताया। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी, उनका यहाँ वोट नहीं है। वो शायद अपने इलाके में कहीं वोट करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने मतदान नहीं किया है। लेकिन ये बात सही है कि आशुतोष तिवारी लगातार जो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और जो व्यवस्थाएं उनका जायजा भी ले रहे हैं। कहा जा सकता है कि मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है
और यहाँ पर जो मतदाता हैं वो अपने मत का अधिकार करने बड़ी संख्या में जो है पहुँच रहे हैं। और प्रशासन, शासन और इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों ने भी मतदाताओं से आग्रह किया है कि पहले मतदान करें, उसके बाद कोई घर का काम करें। तो इसको लेकर जो है लगातार जो दतिया के लोग हैं वो भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 2,20,000 से अधिक मतदाता अपने मत का अधिकार करेंगे और आज इस बात का जो है मतदान करने के बाद ये मतदाता आश्वस्त करेंगे कि कौन से प्रत्याशी को उसने आशीर्वाद दिया है और 3 तारीख को यह स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ये जो चुनाव है कांटे का मुकाबला है। दोनों ही दल कांग्रेस और बीजेपी के लिए जो है इस सीट को पाना जो है बेहद प्रयास भरा है। लगातार प्रयास किए जाए। अगर हम बात की जाए तो मुख्यमंत्री की उन्होंने 3 यहाँ पर आम सभाएं की, लोगों से संपर्क किया। उसके साथ ही कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे उन्होंने भी यहाँ पर डेरा डाला और लगातार कांग्रेस के फेवर में वोट मांगते हुए नजर आए। अब देखिए लड़ाई किस बात की है कि लड़ाई ये है कि जो 2.5 साल में जो दतिया का विकास रुका है, बीजेपी जिस तरह से बात कर रही है, 2.5 साल का जो विकास रुका है उसको लेकर लोगों के बीच में बीजेपी पहुंच रही है। अगर बीजेपी के प्रत्याशी जीत कर आते तो निश्चित तौर पर दतिया का एक बार फिर विकास किया जाएगा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने छल किया है और जो है 2.5 साल में एक बार फिर उपचुनाव जनता को झेलना पड़ रहा है। तो इन मुद्दों को लेकर जो है लोगों के बीच में दोनों ही दलें जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया तीसरे दल का, जो है जो आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दामोदर यादव, तो कांग्रेस और बीजेपी जिस तरह से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि टक्कर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में है और दोनों ही दल अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं। तकरीबन 25,000 वोटों से जो जीत का दावा दोनों ही दल करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अब जो दावा कर रहे हैं वो तो 3 तारीख को जानकारी लगेगी, लेकिन इस चुनाव की चर्चा पूरे देश में है क्योंकि ये दतिया का उपचुनाव जो है पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटने के बाद काफ़ी इस सीट पर बवाल मचा और जो उनके जो समर्थक थे उन्होंने नाराजगी दिखाई। उसके बाद जो है कई जो समर्थक थे उन पे FIR भी हुई। इसमें सबसे खास बात इस चुनाव में हमने देखा कि नरोत्तम मिश्रा जो है इमोशनल होते हुए मंच पर जो दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता हैं उनका दर्द देखा नहीं गया, इसलिए वो इमोशनल होते हुए नजर आए। लेकिन बगावती तेवर साफ तौर पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में देखने को मिले हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे से एक्सचेंज हुए हैं क्योंकि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद उनके जो समर्थक हैं उनमें नाराजगी अभी भी देखी गई है और इस नाराजगी का चुनाव में कितना फर्क है वो 3 तारीख को स्पष्ट होगा। लेकिन अभी कुछ ही देर में जो है मतदान प्रतिशत भी आना शुरू हो जाएगा, तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि जनता में इस चुनाव को लेकर कितना उत्साह है। जो मतदाता हैं वो कितने उत्साह से मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का अधिकार कर रहे हैं। लेकिन जहाँ हमने एक बात देखी कि इसमें जो कांग्रेस के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी अभी सभी जो केंद्र हैं उन पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक चीज है वो बारीकी से चेक कर रहे हैं। अच्छा, 2023 के मुकाबले 2026 में क्या बदला नजर आ रहा है उमेश आपको? क्योंकि देखिए वो विधानसभा का चुनाव था, पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे और उस वक्त का मतदाता का जो मूड होता है, जो उत्साह होता है वो अलग होता है। अभी 2.5 साल के अंदर जो उपचुनाव हो रहे हैं, क्या वोटर्स के अंदर उतना ही उत्साह है अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए या कोई बदली हुई सी तस्वीर आपको बूथ पर नजर आ रही है? देखिए निश्चित तौर पर ही बदली हुई तस्वीर इसीलिए भी नज़र आ रही है क्योंकि ये जो चुनाव है वो 2.5 साल में जनता के ऊपर आया है और कहीं ना कहीं जो ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में जो नाराज़गी है वो भी देखी गई है। अगर खाद की बात की जाए, बीज की बात की जाए या महंगाई की बात की जाए, ये इस बार चुनावी मुद्दे बनने जा रहे हैं क्योंकि जो आसपास के जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें जिस तरह से हमने ग्राउंड रिपोर्ट की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि नाराज़गी ज़रूर देखने को मिल रही है। जो 2.5 साल में जो विकास हुआ था उसको लेकर लोग आगे जरूर, शहर के लोग आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि 2.5 साल में जो है विकास है वो शहर के अंदर कुछ देखने को नहीं मिला था। और इससे पहले चाहे मेडिकल की बात की जाए या हवाई पट्टी की बात की जाए, तमाम जो दतिया में विकास हुए थे। लेकिन 2023 में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के हारने के बाद जो है इस सीट की तस्वीर बदली और राजेंद्र भारती यहाँ से कांग्रेस के विधायक चुने गए। तकरीबन 2.5 साल बीतने के बाद जो है एक बार फिर यहाँ उपचुनाव हो रहा है। तस्वीर जरूर बदली हुई नजर आ रही है, लेकिन जो है दोनों ही दलों को उम्मीद है कि जनता उनको आशीर्वाद देगी। ठीक है, मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं उमेश, जैसा आप बता रहे हैं, और थोड़ी देर में वोटिंग परसेंटेज भी हम सभी के सामने होगा कि 9 बजे तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। लेकिन तस्वीर बहुत कुछ कह रही है, बदली बदली सी नजर आ रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि उमेश लगातार हमारे साथ बूथ से जुड़े हुए हैं। उमेश, युवा मतदाता क्या दिखाई दे रहा है आपको?
केंद्र पर, मतदान बूथों पर, जरा उसके बारे में बताइए, क्योंकि हाल ही में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम देश में घटित हुआ है युवाओं का, जेनजी का। और अगर पहली बार का कोई वोटर हो तो उससे जरूर बात करिएगा कि उसके मन में क्या है इस उपचुनाव में, अगर पहली बार का वोटर नजर आता है या युवा नजर आता है तो। हाँ देखिए, बिल्कुल हमारे साथ कुछ वोटर हैं। क्या कहेंगे आप, युवा हैं, वोट करने आए, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट होगा? मुद्दे तो हम बता नहीं सकते सर, और जो मन में है वही डालेंगे। अच्छा, जो दिल्ली में जो युवाओं के साथ जो आंदोलन हुआ था, उसका फर्क इस चुनाव में देखने को? बिल्कुल पड़ेगा सर, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं, विकास के नाम पर वोट करेंगे या नाराजगी है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, विकास के ऊपर करेंगे। आप क्या पहली बार वोट कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, जब आप पहली बार वोट करने यहाँ पर आए हैं तो आपके मन में क्या चल रहा है अभी? अभी तो यही है बस कि दिल्ली में बहुत प्रदर्शन हुआ, इसको देखते हुए भी वोट देंगे। बच्चों पर लाठीचार्ज हुई बस। ठीक है, क्या नाम है आपका? अमन चौहान। देखिए जय, ये हमारे साथ अमन चौहान है जो पहली बार वोट कर रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने बताया, आपने भी सुना, हमने भी सुना, सबने सुना कि उन नाराजगी कहीं ना कहीं जो दिल्ली आंदोलन के बाद नाराजगी युवाओं में जरूर देखने को मिल रही है, और इस चुनाव में इसका असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में दतिया में जो युवा वोटर हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और उनकी नाराजगी साफ तौर पर लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर तमाम जो इंतजाम है, ठीक है, आप तस्वीरें लगातार पहुंचाते रहिएगा। बिल्कुल उमेश, और ठीक कहा आपने, जेंजी से जैसे कि आपने बातचीत की और उनका ये कहना है कि साफ तौर पर जो जेंजी आंदोलन हुआ है, जो प्रदर्शन हुआ है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो दतिया चुनाव पर देखा जाएगा। हमारे साथ राजनीतिक मेहमानों की मौजूदगी है। आनंद जाट हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, और इसी के साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है, आनंद जी और अजय जी, बंसल न्यूज़ पर। और अजय धवले जी, शुरुआत आप ही के साथ में करना चाहूँगी। दतिया का ये जो चुनाव रहा है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हमने देखा कि कैंपेन रहा है, और एक चीज़ और देखने को मिली कि ये जो पूरा चुनाव है, जो प्रचार प्रसार हुआ, टिकट मिलने से लेकर के प्रचार तक, ये डॉक्टर साहब के इर्द गिर्द रहा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। हालांकि आशुतोष तिवारी को जब टिकट दिया गया तो हमने देखा भारी बवाल भी दतिया में हुआ है। क्या लग रहा है आपको, क्या आपके पक्ष में ये चुनाव जाएगा? क्योंकि 2023 में रिकॉर्ड मतदान हुआ लेकिन कांग्रेस को इसका फायदा मिला, इस बार कैसे देख रहे हैं? जी धन्यवाद रुशिका जी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में गई थी, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक संदेश था कि किस प्रकार से चुनाव को बूथ पे जाके लड़ना है, शक्ति केंद्रों पे जाके लड़ना है। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा मैकेनिज्म, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बंसल न्यूज भी लगभग 4 दिनों तक के हमारे साथ में वहां था। बंसल न्यूज ने जिस प्रकार से स्थानीय स्तर के वोटर्स को उनके साथ में कनेक्ट किया, उनकी भावनाओं को जाना, तो जनाकांक्षाएं निश्चित तौर पर स्पष्ट कर रही थी कि 2.5 वर्षों से दतिया का जो विकास रुका था, जो अवरोध के काम आए थे, और कांग्रेस पार्टी ने 2023 में जो हिस्टोरिकल भूल की थी कि एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया था जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, वो भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के करप्शन के चार्जेस, जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने एविडेंस के साथ में सैंक्टिफाई किया, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए, फिर उनको न्यायालय ने सजा दी और वो सीट वैकेट होती है। उसके बाद में वहां जो चुनाव होता है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने किस प्रकार से एक विश्वासघात किया था, कैसे प्रत्याशी को विधायक बनाकर, ऐसे व्यक्ति को विधायक बनाकर जो भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त था, जो आरोप माननीय न्यायालय ने सिद्ध कर दिए थे। अब आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ओर। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक संगठन के व्यक्ति, जिन्होंने संगठन को अपना सर्वोच्च दिया, अपना जीवन संगठन के लिए समर्पित किया, ऐसे आशुतोष तिवारी जी को वहां से हमारा प्रत्याशी बनाया। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी के विकास के काम थे, भारतीय जनता पार्टी का विगत 22 वर्षों का सुशासन, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की शक्ति, हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम, और इस परिश्रम की ही परिणति ये है कि जब 3 तारीख को मतदान का रिजल्ट आएगा तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अग्रणी रहेगी, ये आप हम सभी देखेंगे। ठीक है, विकास के नाम पर दतिया में भी खुद मुख्यमंत्री पहुंचे और ये कहा कि 2.5 साल में दतिया विकास में कहीं ना कहीं पीछे रह गया था, लेकिन अगर मतदाता बीजेपी को जिताते हैं तो अगले 2.5 साल विकास होगा दतिया का। ये आश्वासन खुद प्रदेश के मुखिया वहां पर जाकर देकर आए हैं। आनंद जी, जीतू पटवारी पहुंचे, क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है? क्योंकि अभी घनश्याम जी ने भी वोट डाला और वो वोट डालते हुए कह रहे थे कि भय का माहौल है दतिया में, उसे बदलना है हमें। आपने अपने प्रश्न में ही स्पष्ट कर दिया कि घनश्याम सिंह जी जो हमारे वहां के प्रत्याशी हैं दतिया के, वो उनकी वहां बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस है, हर व्यक्ति जानता है उनके
जो मिलनसारिता है, सहजता है, उस सबको वहाँ का बच्चा बच्चा दतिया जो है वो अपनेपन से देखता है। और एक तरफ जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ जो है जन जन के लाडले कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा ने जो इतने सालों में वहाँ भय का माहौल बनाया है, और उस भय के माहौल से निकालने के लिए दतिया में घनश्याम सिंह जी मैदान में हैं कांग्रेस पार्टी से। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और हंसी आई कि भाजपा के प्रवक्ता जब ये कह रहे थे कि 2.5 साल से दतिया का विकास अवरुद्ध था, तो मैं समझता हूं कि वो कह रहे थे कि डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा की सरकार निकम्मी है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जनता ने भाजपा को चुना है अगर सरकार में, तो 2.5 साल से अगर वहां विकास नहीं हो रहा है तो वो किसकी जिम्मेदारी है? ये मतलब जनता को मूर्ख समझने की पराकाष्ठा है। जिस प्रकार से भाई मोहन यादव जी की सरकार निकम्मी क्यों है? 2.5 साल से किसने रोक दिया था? डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। ये अभी मध्य प्रदेश में जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, मूंग के किसानों का, उसमें डबल इंजन की सरकार, एक तरफ शिवराज चौहान लेटर लिख रहे हैं, दूसरी तरफ कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना लेटर लिख रहे हैं, दोनों फोन पर बात करके, और इतनी सी मांग नहीं मान सकते थे। डबल इंजन का क्या अर्थ होता है? तो ऐसा ही इन्होंने कहा कि 2.5 साल से दतिया में विकास रुका हुआ था। तो इतने निकम्मे हैं ये। लेकिन विधायक तो आपके थे ना सर वहां पर, विधायक तो आपके थे, और अगर स्थानीय स्तर पर डर का माहौल हो तो फिर विधायक की भूमिका क्या है? जया जी वही बता रहा हूँ, सुन लीजिए। एक मिनट बात कर लूं मैं अजय जी? जी जल्दी से आनंद जी बात बिल्कुल कर लेंगे। हाँ, मैं बस इतना सा बता रहा हूँ कि एक आदमी जो पार्टी का प्रवक्ता है, और वो कह रहा है कि सरकार जो है भाजपा की होने के बावजूद वहां विकास नहीं हो रहा था। तो हमारे इतने शक्तिशाली विधायक थे, तो ये दतिया की जनता को साधुवाद है। और जब ये राजेंद्र भारती के बारे में व्यक्तिगत एलिगेशन और आक्षेप लगा रहे थे, उस समय वो दतिया की महान जनता का अपमान कर रहे थे, जिन्होंने दतिया के विधायक के तौर पर राजेंद्र भारती जी को चुना था। ये किस तरह की राजनीति हो रही है आपके? अजय जी जल्दी से आपका रिएक्शन दीजिए। मनोज सारी जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख में करूंगी जल्दी से। जी 30 सेकंड का इंटरवेंशन। जी जया जी, मुझे लगता है राजेंद्र भारती जी के और कांग्रेस के सारे स्टेटमेंट चला के रख दीजिए इस पूरे विधानसभा के चुनाव के लिए। मनोज जी खुद वहां पे थे। कांग्रेस हर भाषण में कहती थी कि हमको भाजपा की सरकार ने यहाँ काम नहीं करने दिया, यहाँ विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। ये कांग्रेस के प्रत्याशी का, कांग्रेस के सारे प्रचार सभाओं का ये नैरेटिव था कि हम इसलिए विकास नहीं कर पाए क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी। अब जिस व्यक्ति की सरकार ही नहीं है तो निश्चित रूप से दतिया की जनता किसको चुनेगी? अब दूसरा जो इन्होंने ठीक है अजय जी, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, दतिया के इस चुनाव को हम देखें तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि दतिया बहुत ही दिलचस्प चुनाव रहा है यहाँ का, क्योंकि जनता के मुद्दों से ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने एजेंडों से ज्यादा हमने ये देखा कि पार्टी अपने अंदरूनी कला से ही जूझती रही। इधर हमने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटता हुआ देखा तो उनके आंसू छलक गए खुले मंच पर, और कांग्रेस में भी हमने यही चीज देखी, चाहे वो अवधेश नायक हो, राजेंद्र भारती को लेकर के चीजें आई कि जो सभाएं रही वो वहां से नदारत रहे। तो ऐसे में जो चुनाव रहा है वो पार्टी के भीतर हमने ज्यादा देखा कि वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से निपटने में पार्टियां लगी रहीं। देखिए, निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण बात है, और मैं तो लंबा समय वहाँ बिताया, 4-5 दिन रहा, तो एक एक नब्ज को पकड़ने का प्रयास किया, हर जातिगत समीकरणों को भी देखा। तो ये चुनाव बहुत अलग है, दोनों दलों के भीतर वही बातें हैं जो आप कह रही है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है, बस फर्क इतना है कि वो मंच पर थे, वो मंच पर होने के साथ साथ बार बार ये कह रहे थे कि आशुतोष तिवारी हमारे छोटे भाई है, लेकिन राजेंद्र भारती मंच पर नहीं थे, वो नहीं बता रहे थे कि घनश्याम हमारे बड़े भाई है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा अंतर है। अब ये अंतर दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता। क्या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मंच पर थे, छोटा भाई बता रहे थे, क्या कार्यकर्ता छोटे भाई या बड़े भाई के रूप में आज काम कर रहे होंगे? बूथ तक मतदाताओं को ले जाने का जो काम सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी का होता है, क्या वो कर रहे होंगे? तो मुझे लगता है कुछ जगह इसमें वो हो सकता है, लेकिन बीजेपी बी टीम पर भी काम करती है और बहुत अच्छी तरह की एक रणनीति वहाँ पर तैयार की गई, क्योंकि 23 में हार मिली। हार जब किसी को मिलती है तो कहते हैं ना, असफलता ही सफलता का राज खोलती है। तो वो कहीं उसमें थोड़ा बहुत उनकी तैयारियां दिखाई दी, लेकिन कांग्रेस ने बहुत अलग तरह से चुनाव लड़ा, इसको कहने में भी कोई शक नहीं है। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, तमाम सारे नेता, दिग्विजय सिंह रणनीतिकार है,
और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में ये चुनाव है ऑफ द रिकॉर्ड। भले वो पहले उनको स्लीपर सेल कहते रहे हो, लेकिन वहां उनका एक अलग तरह का सेल दिखाई मुझे दिया है। मुलाकात तक नहीं हुई, कहा यह जा रहा था कि वो जिस तरह चुनाव लड़, और कहते भी थे वो तो बहुत पहले उन्होंने कहा था कि चुनाव मैनेजमेंट से जीता जाता है। वो बात अलग है कि उस समय 2003 में वो हार गए थे, लेकिन इस बार उनका मैनेजमेंट मुझे लगता है बहुत तगड़ी फाइट देने के लिए तैयार वहां पे किया गया था। तो चुनाव निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प है। और अभी जो खबरें आ रही कि घनश्याम जी भी अपना वोट कर दिए हैं, आशुतोष तिवारी भी वहां पर वोट कर दिए हैं। मैं 28 तारीख तक उस चुनाव को देखा हूं, और 28 के बाद स्थानीय कार्यकर्ता वहां ठहर जाते हैं, और स्थानीय कार्यकर्ता ही बड़े महत्वपूर्ण है इस चुनाव में। कौन बूथ तक किसको पहुंचाएगा, कौन शक्ति केंद्र तक पहुंचाएगा, कोई बूथ तक पहुंचाएगा बीजेपी के बारे में। और कांग्रेस के भीतर जैसे पहले दिन ही अभी हाल में आप बता रहे थे कि घनश्याम जी ने कह दिया भय, तो भय किस बात का? भय चुनाव लड़ने का है, या जो रणनीति बीजेपी ने बदल दी, आनंद जी बताएंगे, कहीं उसका भय तो नहीं पैदा कर दिया 1-2 दिन के भीतर मेरे आने के बाद? तो ऐसी तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इसको कहने में कोई शक नहीं है कि मुझे लगता है जिस दिन गिनती हो रही होगी तो अंतिम दौर तक लोग इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर कौन जीतेगा। और धड़कनें दोनों ही प्रत्याशियों की बड़ी हुई रहेंगी कि आखिर दतिया इस बार किसके साथ जाता है, क्योंकि मेहनत पूरी हुई है सर। दोनों ही दलों ने इस बार मेहनत पूरी की है। बीजेपी तो देखिए बताते ही है कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, लेकिन कांग्रेस के बारे में भी इस बार दतिया को लेकर कहा जा रहा है कि उसने कहीं कोई कसर छोड़ी ही नहीं है, और इस बार तो एक्सपेरिमेंटल मोड में भी दिखाई दी बीजेपी। कांग्रेस ने एक चीज और की है कि कांग्रेस ने उस तरह का जैसे जो एग्रेसिव होता है उस तरह का मतदान लड़ा है। बीजेपी एक अलग रणनीतिक तौर पर उतना एग्रेशन बीजेपी के भीतर नहीं था, वो अलग, क्योंकि उनको पता है कि बूथ और बाकी चीजों से जीता जाता। और ग्रामीण पर कांग्रेस ने बहुत फोकस किया, जहां से पिछली बार हार मिली। जैसा और अजय दवले जी, देखिए लगातार हम ये बातचीत कर रहे हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटा। हालांकि बीजेपी कई और मुद्दे भी हैं बीजेपी के, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट काट करके आशुतोष तिवारी को दे दिया। हालांकि ऐसा पहली बार बीजेपी में नहीं हुआ है, कई वरिष्ठ लोगों के पहले भी टिकट कट चुके हैं, चाहे हम निगम मंडलों की बात करें या फिर पूर्व सांसद की बात क्यों ना कर ले, प्रज्ञा ठाकुर की। लेकिन हर बार स्पष्ट किया जाता था ना कि क्यों टिकट कट रहा है, लेकिन इस बार एक सीनियर लीडर का, एक सक्रिय राजनेता का बिना कुछ बताए टिकट काट दिया गया। ये कुछ समझ में नहीं आया अजय दवले जी। देखिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को जानते हो, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से परिचित, हम कोई किसी परिवार के प्रति समर्पित दल नहीं है कि हमारे यहाँ एक ही व्यक्ति और उसका परिवार इस प्रकार से राजनीति को आगे बढ़ाते रहेंगे। निश्चित तौर पे कार्यकर्ता हैं, सबको सम्मान देने की आवश्यकता है, योग्यतावान क्षमतावान कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और आदरणीय नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता है, उनका उपयोग संगठन को और किसी जगह करना है तो निश्चित रूप से उसका भी विचार किया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसी एक परिवार विशेष से आने की वजह से, अभी मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा, आप दतिया का ही उदाहरण ले लीजिए। ऐतिहासिक रूप से घनश्याम सिंह जी, उनके पिताजी, राजेंद्र भारती, उनके पिताजी, ऐसे कुल मिलाकर 55 वर्षों तक के इन लोगों ने वहां पे दतिया पे इनका शासन रहा। लेकिन दतिया का विकास यदि आप देखेंगे तो वर्ष 2008 के बाद, जब आदरणीय नरोत्तम जी वहां से विधायक बने, उसके बाद में वहां मेडिकल कॉलेज की बात में, एयर स्ट्रिप की बात करें, जिस प्रकार से सड़कों की बात कर लीजिए, ये सारा कब आया? जब भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक वहां बना, वो मध्य प्रदेश सरकार में प्रतिनिधित्व करता था। इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाजपा ने संगठन शक्ति के रूप में आदरणीय नरोत्तम जी को, जिस प्रकार से आशुतोष जी कहते हैं कि आप हमारे अभिभावक हैं, और उसी अभिभावक ने इस पूरे चुनाव को दिशा देने का काम किया। चाहे उनकी कार्यकर्ताओं को अपील का विषय रहे, उनके विस्तृत जनसंपर्क का विषय रहे, उनके अपने कार्यक्रमों का प्रचार के अपने कार्यक्रम रहे, फिर उनकी इमोशनल अपील वहां की जनता के माध्यम से, ये सारा कहीं ना कहीं था कि भारतीय जनता पार्टी किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ी। बने रहिए हमारे साथ, आप अपनी बात पूरी करिएगा सर। शरद जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, आपका भी बहुत स्वागत। और क्या नजर आ रहा है सर दतिया के इस चुनाव में आपको? 2023 के बाद 2.5 साल के अंदर 2026 की तस्वीर क्या कुछ बदली हुई दिखाई दे रही है? दावे तो दोनों ही दल कर रहे हैं जीत के। देखिए, दतिया के नतीजे अप्रत्याशित होंगे, अनएक्सपेक्टेड होंगे। अनएक्सपेक्टेड से मतलब ये है कि जो भी नतीजा आएगा वो किसी भी पार्टी के पक्ष में हो, वो अप्रत्याशित ही माना जाएगा। अगर वहां से बीजेपी को सकारात्मक समर्थन मिलता है, नतीजा अनुकूल होता है, तो ये भी अप्रत्याशित है। कांग्रेस के पक्ष में आता है तो ये भी अप्रत्याशित है, क्योंकि ये चुनाव ही अप्रत्याशित घटनाक्रमों की बुनियाद पर खड़ा हुआ है। ये सामान्य घटनाक्रमों की बुनियाद पर नहीं खड़ा हुआ है ये चुनाव। आप अगर देखें तो वहां हर प्रत्याशी की अपनी कहानी है। घनश्याम सिंह तब आते हैं जब नरोत्तम जी हटते हैं। अवधेश नायक बड़े मजबूत माने जाते हैं, वो नहीं हो पाते हैं।
नरोत्तम मिश्रा से मजबूत तो कोई था ही नहीं, वो भी किनारे हो जाते हैं। जी। तो ये पूरा चुनाव जो है, ये चुनाव राजेंद्र भारती आरोपों के चलते और कोर्ट के वर्डिक्ट के चलते बाहर हो जाते हैं। तो ये पूरा चुनाव हिला हुआ चुनाव है। वहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे कार्यकर्ता और नेताओं का मन भी हिला हुआ था कि ये क्या कुछ हो गया है वहां। और बड़ी महत्वपूर्ण बात, एक दिन पहले वहां के स्थानीय पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, जगत जी, उन्होंने कही कि इसीलिए कार्यकर्ताओं की एक शिफ्टिंग लॉयल्टी भी वहां देखी गई है। जो कार्यकर्ता नरोत्तम जी के समर्थक थे, उनमें से कुछ नरोत्तम जी के साथ ही हैं, कुछ अपनी निष्ठा के साथ बदले हुए हैं। राजेंद्र भारती वाले जो थे वो घनश्याम जी के साथ कितना तालमेल बिठा पाए नहीं बिठा पाए, वो भी इधर उधर हिलते डुलते हुए नजर आए हैं। अवधेश नायक जी के जो कैंडिडेट हैं वो कितने, और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक अजनबी की तरह है। मैंने उनको बार बार देखा वीडियोस में, तो मुझे लगा कि वो अभी एक तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो वहां किसी से ठीक से परिचित नहीं है। तो ये अप्रत्याशित नतीजों का चुनाव होगा, इतनी बात मैं जरूर बेशक कह सकता हूँ। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि अप्रत्याशित होंगे जो नतीजे आएंगे, लेकिन क्या इसको इस तरह से भी देखा जाए, क्योंकि बीजेपी को हम देखें तो एक्सपेरिमेंटल मोड में वो हमेशा रहती है, नए नए प्रयोग करते रहती है, और ऐसे में नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटना, आशुतोष तिवारी जी को लाना, क्या ये समझा जाए कि नरोत्तम मिश्रा की जो पीढ़ी वाले लोग हैं, जो उनके एज वाले लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं साइड किया जा रहा है? जनता पर क्या असर पड़ता है इसका, ये देखने की कोशिश बीजेपी कर रही है? देखिए, जैसे जीवन है वैसे ही राजनीति है। हम सब प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर प्रयोग सफल होते हैं तो हम आगे भी वैसे प्रयोग दोहराने की कोशिश करते हैं। प्रयोग विफल रहते हैं तो हम उससे परहेज करने की भी कोशिश करते हैं। बीजेपी 2047 की बात कर रही है कि 2047 का भारत, 2047 की बीजेपी, 2047 की राजनीति। तो जाहिर है आप उसके लिए एक युवा लीडरशिप लेकर आएंगे, लेकिन लेकर कहां से आएंगे? जो आपके भीतर इवॉल्व हो रही है, जो बीजेपी, जो आपके भीतर की बीजेपी है। आज अगर हम बीजेपी में देखें, नितिन नवीन जी की बाद की पीढ़ी को देखें, तो आपको अभी एक पीढ़ी तैयार करनी है। अजय धवले जी को आपको तैयार करना है, उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देनी है। आप उनको सही समय पर टिकट दीजिए। जिस समय शिवराज जी को मिला, कैलाश विजयवर्गीय जी को मिला, नरेंद्र सिंह तोमर जी को मिला, तब एक पीढ़ी तैयार और खड़ी होती है। अगर आप तैयार ही कराते रह जाते हैं, क्योंकि अब आपके पास 10 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता हैं, आपके पास अब एक पूरी महत्वाकांक्षी पीढ़ी तैयार है। बीजेपी की चुनौतियां निरंतर बढ़ रही हैं कि आप आखिर अपने कार्यकर्ताओं को कहां और कैसे एडजस्ट करें। दूसरी तरफ कांग्रेस की दूसरी चुनौती है। कांग्रेस की चुनौती ये है कि वो अपने वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर बहुत लंबे समय तक चलती है। तो उसकी वजह से आनंद जी हैं हमारे साथ, आनंद जी अपने भविष्य को ढूंढ रहे हैं कि मैं कहां तक जाऊंगा। दिग्विजय सिंह जी अभी भी खम ठोक रहे हैं मैदान में। तो दोनों ही पार्टियां अपनी ही उत्पन्न की गई चुनौतियों का सामना कर रही हैं, उसी से जूझ रही हैं, उसी से लड़ रही हैं। सर, एक और मेरा काउंटर क्वेश्चन है, उसके बाद फिर मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगी। नरोत्तम मिश्रा का 2023 में मंच पर आना, उन्हें टिकट मिलना, 2023 का चुनाव उनका हार जाना, उसके बाद 2026 में उम्मीद लगाना उपचुनाव में और उसमें भी टिकट कट जाना, और उसके बाद बीजेपी के साथ, प्रत्याशी के साथ मंच पर आकर मतदाता से अपील करना कि वो आशुतोष तिवारी को जिताएं। ये क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है कि जिस जनप्रतिनिधि को हराया था 2023 में मतदाता ने, वही अब 2026 के बाई इलेक्शन में मंच पर खड़े होकर चुनाव के लिए वोट मांग रहा है? जय, आप क्या समझती हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी मंच पर आकर ये कहते हैं कि मुझे नहीं मिला है तो मजबूरी है, अब इनको दीजिए? दरअसल सवाल ये है कि नरोत्तम मिश्रा जी अगर चुनाव परिदृश्य से गायब हो जाते और नाराज मान लिए जाते और कहीं नजर नहीं आते और ये कहते कि नहीं, मैं इस मनोदशा में नहीं हूं कि मैं मंच पर नजर आऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो स्थिति बीजेपी के लिए ज्यादा अच्छी होती कि अगर नरोत्तम मिश्रा जी मंच से गायब हो जाते और वो नजर नहीं आते पूरा चुनाव परिदृश्य में। लेकिन वो एक ऐसे नायक की तरह मौजूद हैं दतिया के चुनावी रण में, जो एक दुखांत कहानी के प्रतिनिधि हैं।
और उनको जितनी भी बार दतिया का और उनका नरोत्तम मिश्रा जी का समर्थक मतदाता देखता है, उसको वो दुख भरी कहानी फिर याद आ जाती है कि हमारे दादा को टिकट नहीं मिला है। तो यही इस चुनाव का सबसे डिसाइडिंग फैक्टर है। जी बिल्कुल शरद जी, आप बने रहिए हमारे साथ राजनीतिक मेहमानों की मौजूदगी भी है। मनोज जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, तो क्या अब इसको इस तरह से देखा जाए या फिर क्या कहा जा सकता है ऐसा कि नरोत्तम मिश्रा के जो आंसू हैं वो कहीं नया तूफान ना खड़ा कर दे? क्योंकि हमने देखा कि जब वो भोपाल आए, उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने की तो उन्होंने ये कहा, बाद में भी उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहा कि आशुतोष तिवारी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो मेरा टिकट काट दें। जिन्होंने काटा है वो कार्यकर्ताओं को ये कह रहे थे कि जिन्होंने काटा है उन तक आप तक पहुंचने की क्षमता नहीं है, उनसे मैं निपटूंगा, मैं बात करूंगा। उसके ही बाद जब वो मंच पर दिखाई दिए तो उन्होंने बोला कि आशुतोष तिवारी मेरे छोटे भाई है, उन्हें जिताओ, लेकिन बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही थी। ये क्या संकेत है? क्या कोई बड़ा तूफान नरोत्तम मिश्रा के आंसू खड़ा कर सकते हैं? देखिए, वहाँ दो तरह के तूफान उठने वाले हैं। एक तो ये कि शुरुआत में मैंने कहा और 2 दिन पहले जब मैं शरद जी के साथ जुड़ा था दतिया से, तो मैंने ये कहा था विश्वास अविश्वास का चुनाव है। वही बात कल जगत जी कह रहे थे, दतिया से वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे। विश्वास का मतलब ये है कि नरोत्तम मिश्रा जी के कार्यकर्ता अब ये कितना विश्वास कर रहे हैं कि वो यदि उनको टिकट नहीं मिला है तो आगे कहीं उनको एडजस्ट किया जाएगा। यदि ये विश्वास का भाव उनके भीतर नहीं है तो क्या वो उस स्तर पर काम करेंगे? तो मेरे ख्याल से नहीं। वैसा ही घनश्याम जी के साथ है। राजेंद्र भारती को ये लगता है कि अब घनश्याम को टिकट मिल गया है तो उनका टिकट इस बार तो उन्होंने लिया नहीं, जो भी कारण रहे हो उसमें, लेकिन अगला चुनाव जब होगा तो फिर मेरा क्या होगा? तो मुझे लगता दोनों नेता, चाहे राजेंद्र भारती हो या नरोत्तम मिश्रा हो, राजेंद्र भारती ये चाहेंगे कि घनश्याम, मैं नहीं कहूंगा कि पार्टी मतलब, पर बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, वो कम दिखाई देता। नरोत्तम मिश्रा सपोर्ट कर रहे हैं, छोटे भाई बता रहे हैं, लेकिन क्या उनके कार्यकर्ता उस तरह सपोर्ट करेंगे? तो मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा शक है। तो वही है ना, कि समर्थक भी साथ हैं। यही विश्वास अविश्वास का चुनाव है। तो राजेंद्र भारती नहीं चाहेंगे। मैं इसलिए कह सकता हूं कि एक पत्रकार हूं, मैं जो देख रहा था, लोगों से बात कर रहा था, घनश्याम जी जीते और नरोत्तम मिश्रा ये चाहेंगे जरूर कि छोटा भाई जीते, पर कार्यकर्ता नहीं चाहेंगे, कुछ कार्यकर्ता जो उनके समर्पित कार्यकर्ता। और यही फैक्टर चुनाव में जीत हार का फैसला करेगा। तो आप समझिएगा। कहा भी कि आपने मेहनत से, मैंने कार्यकर्ता मेहनत से जुटाए हैं तो उनको पीछे तो वो नहीं जाने देंगे। हाँ बिल्कुल। और देखिए, आप पिछली 2023 के चुनाव में भी मैं गांव में जब गया तो गांव से नरोत्तम मिश्रा को हार मिली थी। वहां एक उनके प्रति एक अलग तरह का भाव है, नाराजगी है, गुस्सा है, क्योंकि पिछली बार 2023 के चुनाव से पहले जो वहां पे घटना घटित हुई है, या जो कार्यकर्ताओं के मन में एक भाव, लोगों के मन में जो भाव पैदा हुआ था कि यदि ये जीतते हैं तो। 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी, वो सुना देते हैं हम। नरोत्तम मिश्रा ने जो कहा था, दरअसल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उसमें उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा ने कि आशुतोष तिवारी मेरा टिकट कटवाएं, इतनी क्षमता उन्होंने नहीं है। और कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं, आप वहां तक पहुंच पाए, इतनी आपकी क्षमता नहीं है। किस तरह से उन्होंने ये कहा, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, ये तंज था या फिर वो कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे? एक बार वो आपको सुना देते हैं, जरा सुनिए नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा था। बोले का एक बदला भाजपा से लेके कैसे होगा? बदला लेना है कांग्रेस से, कह रहे हो भाजपा से। बदला लेना है पुलिस प्रशासन से, कह रहे हो आशुतोष से। क्या क्या थीम थी दिमाग के अंदर? ये आना चाहिए ना कि हमें बदला किससे लेना है। आशुतोष ने टिकट काट लिया, आशुतोष की क्षमता है टिकट काटने की। तो देखिए, ये नरोत्तम मिश्रा का वो बयान था जो काफी सुर्खियों में था। इस चुनाव में सबसे ज्यादा नजरें अगर किसी पर रही हैं आनंद जी, तो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों पर नहीं रही हैं, बल्कि दोनों ही दलों के वो नेता जो नाराज थे। एक तरफ नरोत्तम मिश्रा थे सर, दूसरी तरफ अवधेश नायक जी थे, जिन्हें मनाने के लिए पूरी कांग्रेस लगी हुई थी पूरे चुनाव में, और लगातार ये प्रयास होते रहे कि वो मंच पर आ जाएं, और एट दी एंड वो आ भी गए, मंच पर आकर खड़े भी हुए, पार्टी के लिए वोट भी मांगे। लेकिन तस्वीर दोनों ही दलों के साथ एक साथ थी, एक जैसी थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से अगर मैं बात कहूं तो राजेंद्र भारती जी और कुंवर घनश्याम सिंह जी में कोई मनभेद जैसी स्थिति नहीं है। मनोज जी जो बात कह रहे थे उसमें मैं एक बात और ऐड कर देता हूं। मनोज जी को ये बात पता है, पर पता नहीं ऑन स्क्रीन क्यों नहीं कह रहे हैं कि राजेंद्र भारती
जी ने ही टिकट के लिए घनश्याम जी का नाम आगे बढ़ाया था। और उनकी पारिवारिक सहमति, व्यक्तिगत नहीं पारिवारिक सहमति के बाद घनश्याम जी को पार्टी ने टिकट दिया है। तो ये तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता है कि दोनों पार्टियों में इस लेवल पर एक समानता। आनंद जी, राजेंद्र भारती जब तक चुनाव लड़ना चाह रहे थे तब तक नरोत्तम मिश्रा चुनाव मैदान में रहे। जैसे ही चुनाव मैदान से हटे, स्थितियां वहां की बदल गई। और फिर वो जो मेरे पास जानकारी, आपके ही कार्यकर्ता ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहे थे, है ना, कि घनश्याम को टिकट दे दिया जाए, ठीक है, लेकिन घनश्याम के साथ कहीं नहीं दिखे मुझे। मैं लगातार कवर खुद कर रहा था फील्ड पर, किसी मंच पर नहीं आए। आपने ये जरूर कहा कि उनकी तबीयत है, उनका स्वास्थ्य नासाज है, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारी जब उनसे मुलाकात हुई तो उसमें ऐसा नहीं लग रहा था। नहीं, आपको ये बात मुझे क्योंकि एक एक कार्यकर्ता को और एक एक बच्चे को पता है कि घनश्याम सिंह जी का टिकट कैसे हुआ है। ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि नरोत्तम मिश्रा का जो वीडियो अभी आपने चलाया, वो बता रहा है कि नरोत्तम खुद कह रहे हैं कि आशुतोष की क्षमता नहीं है। तो वो स्पष्ट कर रहा है कि उनका निशाना कहाँ। और इस चुनाव से आशुतोष जी का क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन इस चुनाव से सबसे ज्यादा लाभ और हानि जो है वो मुख्यमंत्री के लेवल पर डॉक्टर मोहन यादव की है कि एक तो नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े कद के नेता का टिकट काट दिया गया, और उसके बाद अगर चुनाव पार्टी नहीं जीतती है तो जो जमीन घोटाला सामने खड़ा है उस पर भी बातें आएंगी। ठीक है, विरोधी और मजबूत होकर आपके पास वापस लौटते हैं। एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। दतिया उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है और सुबह 9 बजे तक का वोट प्रतिशत आ चुका है। अभी तक 12.94% मतदान हुआ है। आपको बता दें, दतिया उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका था। सुबह 9 बजे के जो वोट प्रतिशत है वो सामने आ चुके हैं। 12.94% मतदान हुआ है। अभी तक 2 घंटे में 12.94% मतदान हुआ है। हालांकि तस्वीरें खूबसूरत सामने आई लोकतंत्र के इस पर्व की। हमने देखा कि 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और शुरुआत से ही मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंचने लग गए थे। एक बड़ी चुनौती होता है जया उपचुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर के, क्योंकि जब पूरे राज्य में चुनाव होते हैं तो जनता जागरूक कहीं ना कहीं होती है, लेकिन उपचुनाव में उतनी ही जागरूकता से जाना, अपने मताधिकार का प्रयोग करना, हालांकि दतिया की जो जनता है उसमें उत्सुकता थी और सुबह से ही हमने देखा कि बढ़ चढ़ करके जनता पहुंची है मतदान केंद्रों पर, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और सुबह 9 बजे तक 12.94% मतदान हुआ है। और शरद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शरद जी, 12.94% मतदान, पिछले बार जीत हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, 7-8 हजार के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। इस बार आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है सर? क्योंकि दावे तो देखिए 25-25 हजार के दोनों दल कर रहे हैं और शायद अंदरूनी सियासत की अगर दतिया की बात करें तो फैसला चाहे कोई भी हो, बीजेपी जीते कांग्रेस जीते, हार जीत से समीकरण पर शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे जो संदेश जाएगा पूरे मध्य प्रदेश में और सियासत में वो शायद ये सीट तय करेगी। देखिए जया, सबसे पहले तो हम देखें मतदान का जो प्रतिशत 12 समथिंग सामने आया है, 94%। इसे हम देखें तो इतना हाई प्रोफाइल इलेक्शन और 2 घंटे में मतदान हुआ है सिर्फ 12%, 13% आप मान लें रफली इसको। तो ये थोड़ी चिंता पैदा करेगा। ये चिंता इसलिए पैदा करेगा, शायद बीजेपी को ज्यादा चिंतित करेगा, क्योंकि 12% मैं कहूंगा कि ये मॉडरेट भी मैं इसको नहीं कहूंगा कि बहुत उत्साह दिख रहा है। मैं जितना समझता हूं, मुझे लगता है कि अगर ये मतदान प्रतिशत 20% से ऊपर जाता तो मैं इसको एक उत्साह के टर्नआउट के तौर पे देखता। और मुझे लगता है कि पिछली बार जितना हम मतदान प्रतिशत वहां बीते 5 चुनाव का भी फिगर हम देखें तो सिर्फ मुझे याद आता है कि एक चुनाव जो था शायद 2003 का चुनाव था, वो उसमें 70% से कम रहा है, नहीं तो दतिया हमेशा 70% से ऊपर रहा है। तो बीजेपी की चिंता ये होगी अब कि क्या ये 70% से ऊपर मतदान जाएगा, जैसा बीते 2 चुनाव में गया है 73% से ऊपर। तो ये सबसे बड़ी चिंता है कि क्या मतदाता के भीतर उत्साह है। देखिए वहां 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। एक तो जो निर्वाचित विधायक था कांग्रेस का, वो अभियोगों के चलते, आरोपों के चलते हटा है।
तो उसके समर्थक यानी कांग्रेस के समर्थक और मतदाता तो उस क्षेत्र का समग्र मतदाता है, और उस समग्र मतदाता ने पिछली बार बीजेपी को नकार के कांग्रेस को चुना था। और इस बार जो ताकतवर प्रत्याशी थे माने जा रहे थे नरोत्तम जी, वो भी मैदान में नहीं है। तो क्या राजेंद्र भारती और नरोत्तम मिश्रा के चुनावी परिदृश्य से हटने का असर ये है? ये दोनों राजनीतिक दलों के लिए विश्लेषण का विषय है, क्योंकि घनश्याम सिंह और आशुतोष तिवारी क्या एक बहुत आकर्षक प्रत्याशी वहां नजर आए मतदाता को लाने के लिए, इस पर विश्लेषण होना चाहिए। बाकी दावे तो अपनी जगह रहेंगे, वो तो 3 अगस्त को फैसला होगी तो ही जाए। लेकिन जो सवाल आपने उठाया मनोज जी, क्योंकि आप वहां पर रहे हैं, आपने जमीनी जो स्थिति है उसको टटोला भी है, क्या मतदाताओं के मन में ये बात है जिसका जिक्र शरद जी कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों, कांग्रेस कह रही है कि जबरदस्ती थोपा हुआ चुनाव है, तो क्या मतदाता के मन में ऐसा कुछ चल रहा है वहां पर? बिल्कुल चल रहा। हाँ। क्यों नहीं चलेगा? मतदाता के मन में बिल्कुल दिखेगा। और ये जो शरद जी जो इशारा कर रहे हैं, हाँ। मुझे भी यही लग रहा है कि वोट का प्रतिशत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला, क्योंकि दर्शक, वो माफ करिएगा दर्शक मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग लगातार दर्शक की बात, जो मतदाता है, मतदाता के मन में ये रहा यार क्यों हम चुनाव लड़ें। और फिर चुनाव में जो मैदान में दोनों प्रत्याशी नहीं, जिसका सर भी जिक्र कर रहे हैं, तो 100% इसका असर दिखाई देगा। और असर इसलिए दिखाई देगा कि वो कार्यकर्ता जो घर से मतदाताओं को खींच कर लाएगा, हाँ। क्या वो नरोत्तम मिश्रा जी का कार्यकर्ता वहां तक पहुंच रहा है या राजेंद्र भारती का पहुंच रहा है, तो इसमें कितने पहुंचेंगे वो महत्वपूर्ण है, और यही चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल ठीक कहा मनोज जी आपने, क्योंकि दोनों ही प्रमुख दलों में जो उम्मीदवारों का चयन रहा उसने असंतोष तो पैदा किया ही है, और ऐसे में हो सकता है कि यही वजह हो, और यही वजह लग रही है अभी तक जो 2 घंटे का वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। अजय धवले जी, पिछली बार रिकॉर्ड मतदान हुआ है, 80% के करीब आसपास का मतदान, कार्यकर्ताओं में भी जनता में भी उत्साह काफी ज्यादा था। पिछली बार रिकॉर्ड मतदान हुआ तो फैसला कांग्रेस के पक्ष में है, यानी कि 2023 में, और इस बार तो 2 घंटे में मात्र 12% मतदान हुआ है। चिंताएं नहीं बढ़ रही है क्या? नहीं, मुझे लगता है बाई इलेक्शन की अपनी एक अलग तासीर होती है, लेकिन बाई इलेक्शन को किस प्रकार से लड़ा जाए, किस शिद्दत से लड़ा जाए, कितने परिश्रम से लड़ा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे सिद्ध कर दिया है। हमारे प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता इस चुनाव के लिए अवेकन था, वो जागरूक था, उसने अपने संगठन के लिए जो जो परिश्रम करने की आवश्यकता थी वो सब किया। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण था, हमने एक बहुत बड़ा नैरेटिव की वहां पे जो चर्चा चली थी कि घनश्याम सिंह जी वो व्यक्ति है, वो चुनावी पर्यटन में व्यस्त रहते हैं। वो दतिया से चुनाव हार जाते, वो सेवड़ा चले जाते, सेवड़ा से चुनाव हारते फिर दतिया आ जाते। तो ये एक बहुत बड़ा वहां पे मतदाताओं में मैसेज था। जो एक बात राजेंद्र भारती जी के लिए निकल के आई थी कि जीतू पटवारी अंतिम दिन तक के, अंतिम दिन भी उनके घर गए थे उनको मनाने के लिए, और उनको मनाने कर ये कहा था कि आप कैसे भी करके इनके प्रकार कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए अपनी एक वीडियो बाइट रिलीज कर दी। लेकिन ना तो पूरे चुनाव भर कहीं उनका स्टेटमेंट है, ना तो कहीं उनका समर्थन है। इस प्रकार से कांग्रेस जो कह रहे थे कि हम संगठित है, अवधेश नायक को भी देखा कि चुनाव के लगभग प्रचार के 10 दिन के बाद वो प्रचार में आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक ऐसा फ्रेगमेंटेड हाउस थी कि जिसको एकत्रित करने का जीतू पटवारी जी ने भरसक प्रयास किया। 40 स्टार प्रचारक बनाए थे मध्य प्रदेश कांग्रेस ने। 40 स्टार प्रचारकों से मात्र सिर्फ 4 स्टार प्रचारक वहां प्रचार कर रहे थे। तो एक तरफ ऐसा दल था जिसमें एक प्रत्याशी के ऊपर ना तो किसी का एकमत था, ना तो उसको आगे जाने के लिए संगठन का नेतृत्व तैयार था। वही भारतीय जनता पार्टी था जो अपने विकास के काम, अपने 22 वर्षों के सुशासन। सर आप कुछ कह रहे हैं, 1 सेकंड धवले जी। हाँ अजय जी, बस 1 सेकंड लूंगा। ये एक अच्छी तस्वीर है बीजेपी के लिए कि बिहार के बांकीपुर में 4.61% है मतदान का प्रतिशत सुबह 9 बजे तक। मध्य प्रदेश काफी आगे है, और गुजरात की जो मंजलपुर है वहां पर 6.06% मतदान का प्रतिशत है। तो मध्य प्रदेश फिर भी, यानी कि बात सही है अजय जो कह रहे थे कि बाई इलेक्शंस में गणित अलग होते हैं, तो देखना ये दिलचस्प होगा कि ये 12.94% क्या 70% के ऊपर जाता है। बीजेपी की उम्मीदें इसी पर टिकी रहेंगी। जी, और देखिए क्योंकि 2026 में यहाँ पर 80% के करीब मतदान हुआ था, लेकिन इस बार जुलाई में इस बाय इलेक्शन में क्या वो कीर्तिमान टूटेगा, क्या दतिया अपना रिकॉर्ड तोड़ेगा, दतिया के मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे, वो भी देखने वाली बात है। कुछ ही देर में पूरी प्रतिक्रिया इस पर जी अजय जी अपनी बात पूरी कर लीजिए सर, फिर मैं ब्रेक के लिए। तो मैंने जैसे कि कहा कि इस पूरे इलेक्शन में एक तरफ विकास की बातें हो रही थी, दूसरी तरफ इस प्रकार की बातें हो रही थी कि घनश्याम जी कितने सादे प्रत्याशी, कितने सीधे हैं,
बहुत सरल है। तो कांग्रेस के पास ना तो उसका क्या विकास का एजेंडा, और कांग्रेस पूरे टाइम नेगेटिव प्रचार में इन्वॉल्व। उनका कहना था कि हमारी सरकार नहीं थी इसलिए हम दतिया का विकास नहीं कर पाए। तो बहुत इच्छा शक्ति लगती है किसी भी चुनाव को लड़ने की, चाहे आप विपक्ष के विधायक क्यों ना हो, लेकिन आपका एक कमिटमेंट होता है अपने क्षेत्र की जनता के प्रति। जिस प्रकार से राजन भारती जी चुनाव से बैकआउट कर गए, तो उसका कारण ही एकमात्र था कि वो यदि चुनाव में जाते, वो प्रचार करने जाते, तो उनको वहां उत्तर देने पड़ते कि उनके 2.5 वर्षों में दतिया जो पीछे रह गया उसका कारण क्या था। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, और दूसरी तरफ कांग्रेस में जीतू पटवारी एकमात्र ऐसे नेता थे जो वहां पे प्रचार करते हुए दिखे। सोची समझी रणनीति, बीजेपी विकास के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ी, तो कांग्रेस भी मुद्दा उठा रही थी, कई सारे जनता के मुद्दे भी उठाए, लेकिन बात वही है कि 2023 में कांग्रेस जीती थी तो उसको ज्यादा बल दिया जा रहा था। और घनश्याम सिंह जी को तो हमने सुना ही, तो वो कह रहे थे कि जनता भयभीत है। तमाम वो मुद्दे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दतिया में वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे तक के जो वोटिंग प्रतिशत है वो सामने आ चुका है। 12% के आसपास वोटिंग परसेंटेज अभी तक का रहा है, लेकिन अभी काफी समय है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है, तो देखना होगा कि मतदाताओं में कितना उत्साह है, वोटिंग परसेंटेज कहां तक जाता है और सियासी तस्वीर क्या होती है।